भारत के नेट एफडीआई यानी कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त गिरावट आई है। ये साल 2007 के बाद देश में सबसे कम शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। नेट एफडीआई में गिरावट की दो वजहें हो सकती हैं। पहला, या तो इंडिया में विदेशी निवेश कम आया या फिर भारत ने दूसरे देशों में ज्यादा निवेश कर दिया। क्या है असल वजह, इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे खर्चा पानी में। जानेंगे कि एफडीआई और नेट एफडीआई में क्या फर्क है, विदेशी निवेश में गिरावट की असल वजहें क्या है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या पीएलआई स्कीम और चाइना +1 पॉलिसी से भारत को एफडीआई के मोर्चे पर कुछ फायदा मिलता दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि नेट एफडीआई करीबन 62% घट गया है। 2023-24 में नेट एफडीआई घटने के बाद से 10.58 अरब डॉलर रहा है। रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो आज की तारीख में ये रकम 88,000 करोड़ रुपए बैठती है। नेट एफडीआई का यह आंकड़ा साल 2007 के बाद सबसे कम है। इससे एक साल पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश में 27.98 अरब डॉलर यानी कि मोटामाटी 28 अरब डॉलर, आज की तारीख में रुपए में कन्वर्ट करें तो 2,33,000 करोड़ रुपए का नेट एफडीआई आया था। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। आरबीआई के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश में कुल एफडीआई करीबन 71 अरब डॉलर रहा। रुपए में कन्वर्ट करने के बाद ये रकम 5,90,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। ये आंकड़ा इससे पिछले वाले वित्त वर्ष के मुकाबले करीबन बराबर है। बीते फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये आंकड़ा 71.4 अरब डॉलर रहा था। आज की तारीख में ये रकम रुपए में कन्वर्ट करने पर 5,94,000 करोड़ रुपए बैठती है। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो टोटल 5,90,000 करोड़ रुपए का एफडीआई आया है, उसमें से करीबन 3,69,550 करोड़ रुपए डिविडेंड, शेयरों की बिक्री या फिर विनिवेश के नाम पर बाहर चले गए। इसके अलावा 1,33,000 करोड़ रुपए नेट आउटफ्लो एफडीआई के नाम पर बाहर गए। अब ये नेट आउटफ्लो एफडीआई क्या होता है, इसे हम आगे विस्तार से समझाएंगे। बहरहाल इस तरीके से अपने यहाँ जो नेट एफडीआई है वो घटने के बाद 88 लाख करोड़ रुपए पर रहा। अब हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एफडीआई क्या होता है। दरअसल विदेशी निवेशक हमारे देश में दो तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई और दूसरा रास्ता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई। किसी भी दूसरे देश के प्रोजेक्ट या कंपनी में किया जाने वाला निवेश एफडीआई माना जाता है। ये सीधा निवेश होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिसे, और आमतौर पर कई सालों के लिए किया जाता है। वहीं बड़ी तादाद में ऐसे भी विदेशी निवेशक होते हैं जो कि भारत के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। भारत की किसी लिस्टेड कंपनी में 10% से कम हिस्सेदारी लेने वाले इन निवेशकों को एफपीआई की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं देश में आने वाले पैसे से बाहर जाने वाले पैसे को घटाने पर जो रकम बचती है उसे ही नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि नेट एफडीआई कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं तो जितना पैसा हमारे पास आया और जितना पैसा हमने दूसरे देश में भेज दिया, उसके बीच का अंतर हमारा नेट एफडीआई होता है। उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं कि दूसरे देशों ने भारत के प्रोजेक्ट्स या फिर कंपनी में टोटल 150 रुपए का निवेश किया है। इसी तरीके से भारत ने दूसरे देशों के प्रोजेक्ट्स या फिर कंपनी में 100 रुपए का निवेश कर दिया, तो इनके बीच का अंतर यानी कि यहाँ पर 50 रुपए ही नेट एफडीआई कहलाएगा। इन सब बातों को और अच्छे से समझने के लिए हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। सुनिए। तो जो बाहर से पैसा आता है वो दो तरह से आता है। एक तो एफडीआई कहते हैं और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई कहते हैं। और जो नेट होता है, नेट का मतलब क्या है, तो मतलब कि एक तो ग्रोस होता है। ग्रोस मतलब कि टोटल कितना है और उसमें से कुछ चीज घटा देते हैं। तो क्या चीज घटाते हैं वो देखना पड़ेगा, और वो जब घटा देते हैं तो नेट हो जाता है। तो जैसे कि आपका जो टैक्स है तो उसमें एक ग्रोस टैक्स होता है और जो आपको रिफंड मिल गया तो उससे नेट टैक्स हो जाता है। उसी तरह जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है ना, फिर उसी तरह देश से बाहर जाता है। देश से कई तरह से बाहर जाता है, जैसे कि लोग अपना जो फॉरेन कंपनी वो अपना डिविडेंड बाहर निकाल लेती हैं, अपना जो और तरह से निकालती हैं। फिर हमारे जो देशवासी हैं वो देश से बाहर जो इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी जो सब्ट्रैक्ट कर जाता है। तो इसलिए नेट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब है कितना हमारा टोटल आया और कितना हमारे देश से बाहर गया, उसके बीच का जो होता है वो नेट होता है। तो अभी जैसे कि हमारा जो नेट का है वो 60% क्यों गिरा,
क्योंकि जो ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उतना ही है जितना पिछले साल है, लेकिन हमारे देश से बाहर ज्यादा चला गया। आरबीआई की तरफ से हर महीने जारी होने वाली स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बताती है कि 60% से ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और अन्य ऊर्जा, कंप्यूटर सेवाओं, खुदरा और थोक कारोबार के इंडस्ट्रीज में आया है। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 80% से ज्यादा पैसा सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, नीदरलैंड्स, जापान और यूएई से आया है। वित्त वर्ष 2023-24 में बीते साल की तुलना में नेट एफडीआई 28 अरब डॉलर से गिरकर सीधे 10.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस गिरावट के बाद एक सवाल उठा कि आखिर इस नेट एफडीआई में गिरावट की वजहें क्या हैं? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इसके 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण ये कि पिछले कुछ महीनों में कर्ज लेना काफी महंगा हो चुका है। दूसरी वजह संरक्षणवाद बताई गई है। इसका मतलब ये कि अपने देश के उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने समेत दूसरे नियम, कायदे, कानून थोपे जा रहे हैं। हालांकि एफडीआई इंटेलिजेंस के हवाले से आरबीआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत दुनिया के उन 10 चुनिंदा देशों में शामिल रहा है जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रफ्तार देखने को मिली है। एफडीआई इंटेलिजेंस को एफटी लिमिटेड प्रकाशित करती है। इसमें वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जानकारी होती है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से दुनिया भर में वैश्विक निवेश पैटर्न में काफी बदलाव देखने को मिला है। इसके तहत विदेशी निवेशक अब विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। तो एक तो हमारे दाम जो है शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, खासकर पिछले 1.5 साल में स्टॉक मार्केट बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो कई कंपनियां जो बाहर से जो इन्वेस्ट कर सकती थी, उनको लगता है कि ये जो ज्यादा जो महंगी है तो यहाँ ना इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट करो, इसीलिए जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम हो गया। दूसरी बात क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट निर्भर करता है कि हमारे देश में डिमांड कैसी है। अब हमारे देश में अगर डिमांड कम होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ डिमांड की समस्या है कि जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र वाले आदमी है, वहां पे आमदनी कम हो गई है, रोजगार कम हो गया है, तो उसकी वजह से वहां से डिमांड कम हो गई है। तो वो जब डिमांड कम हो जाती है तो उससे जो हमारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस पर हिट होता है। जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो जाती है तो बाहर वाले इन्वेस्ट कम करेंगे। तीसरी बात यह है कि चीन से जो कैपिटल बाहर निकला है वो इस समय वियतनाम और ऐसी जगह पे जा रहा है जहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा मिल रहा है। वो आएगा हमारे इंटरनल मार्केट को देखते हुए कि हमारा इंटरनल मार्केट कैसा कर रहा है। वो हमारे देश से एक्सपोर्ट करने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। वियतनाम की अर्थव्यवस्था तो छोटी अर्थव्यवस्था है, वो वहां पे उसके मार्केट के लिए नहीं आएगा, वो वहां पे ऐसे एक्सपोर्ट के लिए आएगा। तो वो कैपिटल हमारे देश में एक्सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, वो हमारे इंटरनल मार्केट के लिए है। और इंटरनल मार्केट में परेशानी है कि लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो कॉमन जो लोगों की डिमांड है वो बहुत कम बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन का शेयर है जीडीपी में वो गिर गया। आप देखेंगे कि अभी जो कंजम्पशन का शेयर आता है, हमारे जब जीडीपी के क्वार्टरली आंकड़े आ रहे हैं तो उसमें वो काफी गिर गया है। तो कंजम्पशन जब गिरेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगा। एक तीसरी वजह यह है कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो सोशल कंडीशंस के खराब होने से भी बिगड़ा है। तो हमारे देश से जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है वो देश छोड़ के जा रहे हैं। तो जब वो देश छोड़ के जाएंगे तो वो अपना कैपिटल भी बाहर निकालेंगे। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी कि जिसे पीएलआई के नाम से भी जाना जाता है, उससे देश भर में 8.7 लाख करोड़ रुपए की मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। इसके साथ ही इस स्कीम के जरिए 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात बिल कम करने के लिए साल 2020 में केंद्र सरकार ने ये पीएलआई स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव देती हैं। इस स्कीम का मकसद घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। माना जाता है कि इस योजना के आने से कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने भारत का रुख किया है। उदाहरण के लिए अब भारत में अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के जरिए बड़े पैमाने पर आईफोन बना रही है एप्पल भारत में अपने सभी आईफोन का लगभग 70% निर्यात कर रहा है। भारत में आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन ने अपने आईफोन उत्पादन का 60% निर्यात किया है, जबकि पेगाट्रॉन ने 74% और विस्ट्रॉन की भारतीय फैक्ट्री जो कि अब टाटा के स्वामित्व में है, उसने अपने द्वारा बनाए गए सभी आईफोन का लगभग 97% निर्यात कर दिया है।
वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों में ढील दी है और इस बात की संभावना है कि नई सरकार के सत्ता में आने पर कुछ अन्य क्षेत्रों में भी एफडीआई मानदंडों में राहत दी जा सकती है। कुछ दिन पहले ही डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक व्यापार सम्मेलन में कहा था कि इस बात की बहुत संभावना है कि नई सरकार के तहत जो भी क्षेत्र बचे हैं और जहां कुछ उदारीकरण की संभावना दिख रही है वहां इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते अभी आचार संहिता लागू है, इस वजह से सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है। पीएलआई स्कीम और चाइना प्लस वन पॉलिसी से भारत को फायदा मिलने की भी बात कही जा रही थी। चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत दुनिया की कई जानी मानी कंपनियां चीन से अपना पैसा निकालकर दूसरे देशों में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। इन दोनों स्कीम्स का भारत को कितना फायदा पहुंच रहा है, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट के साथ बात की। देखिए, ऐसा है कि जो दो चीजें होती है, एक तो आप इंटेंशन होती है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, पर उसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप देखें कितने मेले लगते हैं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बोले जाते हैं कि लाखों करोड़ रुपए आ जाएगा, है ना, उसका 5% भी नहीं आता। तो पहली बात तो ये कि इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जो वेदांता का और फॉक्सकॉन का जो एक था कि गुजरात में प्लांट लगाएंगे, वो समझौता टूट गया। उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिली, उनको सिर्फ 50 माइक्रोन वाली टेक्नोलॉजी मिल रही थी, वो भी नहीं मिल रही थी। और जो मतलब दुनिया में जो इस समय जो सबसे एडवांस चिप्स है वो तो 2-3 माइक्रोन वाली टेक्नोलॉजी वाली चिप्स हैं। तो हम तो उससे बहुत पीछे हैं, पर हमें जो बहुत पीछे वाली टेक्नोलॉजी है वो तक नहीं मिल रही है, क्योंकि उस पर जो कंट्रोल होता है। तो इसलिए ये जो हमारा कहना है कि भाई हम आईफोन बना लेंगे, हम जो सेमीकंडक्टर में, तो ये तो एक लंबी छलांग है, इसमें मतलब सालों लगते हैं। आप अगर एक फैब्रिकेशन प्लांट वगैरह आज लगाना शुरू करेंगे तो 3-4-5 साल में वो तैयार हो गए। तो जो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि हम इतने 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, वो तो अगले 3-4-5 साल में खर्च होगा। इस समय तो बहुत कम होगा उसका खर्चा, तो इसलिए उस पे ऊपर जो असर है वो भी कम होगा हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो इसलिए ये कहना कि इससे बहुत हो जाएगा, जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन हम कर रहे हैं, जैसे एप्पल है, बाकी सब है, तो उनका जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो तो सब विदेश से आ रहे हैं, वो तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। उसके लिए हमें जो और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और असेंबली करनी पड़ेगी, जो हमारी एंसिलरीज वगैरह हैं उनके लिए बढ़ा देनी पड़ेगी। तो एक लंबा प्रोसेस है, वो कोई इमीडिएटली ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमें तो ये सोचना है कि हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट कैसे तेज हो, जिससे हमारी इंटरनल डिमांड तेज हो, तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा। चाइना प्लस वन वाली बात थी, वो निर्भर करती है कि हमारा मार्केट कितना है, हमारा मार्केट में कितना हम ऑफर कर पाएंगे, है ना। तो जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो हमारे इंटरनल मार्केट के लिए आएंगी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगी। तो जो वियतनाम जाएगा वो तो एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे जाएगा, उनका तो मार्केट ही छोटा है, वहां तो बहुत ज्यादा खपत होगी नहीं, है ना। तो इसलिए ये एक अलग अलग चीज है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, वो चाहे रेलवे हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वो चाहे पोर्ट्स का हो, उसकी वजह से भी समस्या है। फिर बिजली की भी कई बार कटौती हो जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना जरूरी है। ये था आज का बुलेटिन। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।